हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग प्लेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ प्लीडिंग क्या होता है। देखो, प्लीडिंग वो तरीका होता है जिसके थ्रू पार्टीज अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखती है। ठीक है, ऐसे बोल के नहीं रखा जाता है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो होता है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना होता है, जिसके थ्रू जो है पार्टीज अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखती है। तो जो प्लेंटिफ है वो तो प्लेंट के थ्रू अपनी बातें रखती है कोर्ट के सामने कि उसका ये लीगल राइट थे, लीगल राइट वायलेट हुआ है और वो क्या रेमेडी चाहता है, वो सब बातें प्लेंट पे लिखता है प्लेंटिफ। और जो डिफेंडेंट रहता है अपना डिफेंस या फिर कोर्ट से जो भी क्लेम करना चाहता है वो सारी चीज़ें रिटर्न स्टेटमेंट में लिखता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, जो प्लेंट है वो प्लेंटिफ से एसोसिएटेड है। इसमें प्लेंटिफ इसके थ्रू जो है अपनी बातें कोर्ट के सामने रखता है। अब प्लेंट इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्शन 26 पढ़ के पता चलेगा। सेक्शन 26 ये बात कहता है कि किसी भी हम सूट को, किसी भी सिविल सूट को हम तब मानेंगे कि वो इनिशिएट हो चुका है जब प्लेंट फाइल किया जाता है। मतलब किसी भी सिविल सूट का जो ओपनिंग स्टेप रहता है वो क्या है? प्लेंट प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने, प्लेंट फाइल करना। ठीक है, अब प्लेंट है क्या उससे समझते हैं। प्लेंट बेसिकली ये रहता है, उसमें प्लेंटिव जो रहता है अपने ग्रीवेंस लिखता है। ठीक है, कि क्या उसका मतलब लीगल राइट था, कैसे लीगल राइट वायलेट हुआ, कोर्ट से किस तरीके की रेमेडी चाहता है। ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ये प्लेंट में रहती है। प्लेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, किन पर्टिकुलर्स का ध्यान दिया जाएगा, तो ये हमारा ऑर्डर 7 के रूल 1 में दे रखा है। सबसे पहली चीज़, हमें उस कोर्ट का नाम लिखना है जिसमें हमारा सूट चलने वाला है। दूसरी चीज़, हमें प्लेंटिफ की डिटेल्स लिखनी होगी, प्लेंटिफ का नाम, एड्रेस। थर्डली, हमें डिफेंडेंट के बारे में लिखना होगा, डिफेंडेंट का नाम, रेसिडेंस, एक्सेट्रा। अगर प्लेंटिफ है, जो डिफेंडेंट है वो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो ये भी बात प्लेंट में मेंशन होनी चाहिए। वो सारे फैक्ट्स लिखे जाएंगे प्लेंट में जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब पार्टी का किसी तरीके का लीगल राइट था, वो लीगल राइट वायलेट हुआ है और उस लीगल राइट के लिए रेमेडी अवेलेबल है। फिर प्लेंट में प्लेंटिफ को ये बातें भी मेंशन करनी होगी जिससे कि कोर्ट को ये अश्योर हो जाए कि हाँ उसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, प्लेंटिफ ये बताएगा कि क्यों इस कोर्ट का इस मैटर में टेरिटोरियल या पिक्यूलरी जुरिस्डिक्शन है। इतना एम्फेसाइज करने वाला पॉइंट नहीं है, बस आप जुरिस्डिक्शन समझो। अगर आपको टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन पता होगा तो मैंने बस रिलेट करने के लिए बताया। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि प्लेंटिफ ये बात कोर्ट को अश्योर कर देगा कि हाँ इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, मतलब कोर्ट जो है उस केस को ट्राई कर सकती है, कोई रोक नहीं है उस पर। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लेंटिफ ये लिखेगा कि वो कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहा है। ये जो जनरल रिलीफ होते हैं ना, वो सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कोर्ट देखो खुद भी देखती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट को जो कॉम्पिटेंट लगता है कोर्ट रिलीफ ग्रांट करवा देती है। अगर प्लेंटिफ ने किसी अमाउंट को सेट ऑफ किया है ना, या फिर किसी अमाउंट को रिलिंक्विश कर दिया है, तो ये बात भी जो है प्लेंट में मेंशन किया जाएगा। ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि ये जो मतलब सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए कोर्ट में केस फाइल हुआ है उसकी क्या वैल्यू है। वैल्यू इस वजह से लिखा जाता है सबसे पहले तो ये चेक करने के लिए कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं। ये आपको बात पता है ना कि हर कोर्ट की अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, एक अमाउंट फिक्स्ड रहता है, उससे ऊपर का मामला कोर्ट जो है डिसाइड नहीं कर सकती। हर कोर्ट के लिए जो लेवल है अलग अलग होता है। तो इस एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये पता करने के लिए कि कोर्ट फी कितनी होगी। तो इस वजह से अगर एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो प्लेंटिफ जो है एग्जैक्ट अमाउंट प्लेंट में मेंशन करेगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट मैटर की इतनी वैल्यू है। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तो मतलब दिमाग लगा के उसके आसपास की कोई वैल्यू लिखनी होती है। अब हम प्लेंट की बात करते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक केसेस से रिलेटेड है। मतलब ये सारी बातें तो प्लेट में होनी ही होनी चाहिए जितनी मैंने ऊपर बताई, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें भी प्लेट में होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि किस चीज़ के लिए प्लेट फाइल हो रहा है। अगर मान लो जो प्लेट है वो पैसे रिकवर करने के लिए फाइल हो रहा है, तो उस प्लेट में एकदम एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होना चाहिए। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चल पा रहा है तो उसके आसपास का वैल्यू जो जितना भी आप अपना दिमाग लगा के लिख सकते हो। अगली चीज़, अगर मान लो कोई सूट है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आपको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना होगा जिससे कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे इजीली कोर्ट आइडेंटिफाई कर सके। और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सूट फाइल करें, मतलब वो सूट आपका नहीं है लेकिन अगर आप कम्युनिटी के बिहाफ पे फाइल कर रहे हो या फिर किसी भी डेड पर्सन के बिहाफ पे, मतलब जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सूट फाइल कर रहे हो, तो आपको ये बात भी को मेंशन करनी होगी प्लेट में कि आप जो है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सूट फाइल कर रहे हैं।
और सूट फाइल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में अगर उससे पहले कोई नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे मान लो कोर्ट की परमिशन वगैरह ये सब, तो प्लेंटिफ को मतलब जो भी पर्सन प्लेंट फाइल करे उसे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी कि हाँ जितने भी नेसेसरी स्टेप्स थे मैंने वो सारी चीज़ें ली हैं। और अगर मान लो कोई ऐसा सूट है जो कि मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो चुका है, मतलब अब उस सूट को फाइल नहीं किया जाता, तो आप अगर कोर्ट में उस सूट को फाइल करो तो अपने प्लेट में आप ये चीज़ मेंशन करोगे कि आप किस ग्राउंड पे जो है सूट फाइल कर रहे हैं, और जबकि आपका जो सूट है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन के थ्रू मतलब अब एग्जेम्प्ट हो चुका है, उसे फाइल नहीं किया जा सकता। मान लो आपका एक ही प्लेट है लेकिन उसमें आपके बहुत सारे क्लेम्स हैं, ठीक है, कि मतलब आप ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्राउंड्स पे आप इस चीज़ें कंप्लेन कर रहे हो, तो आप कोशिश करना उनको जितना सेपरेटली लिख सको, जितना अलग करके लिख सको उतना अलग करके लिखना। जो प्लेन ड्राफ्ट करते समय ना, एक हमारा सब्जेक्ट भी है ड्राफ्टिंग प्लेडिंग, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इसे कवर कर पाऊँ तो डेफिनेटली मैं कवर करूँगी। आई होप सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं कवर कर पाऊँ, तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ड्राफ्टिंग होती है प्लेन की तो कितने एक्यूरेट और प्रिसाइज मैनर में किया जाता है, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि मतलब दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, नहीं, एकदम साफ साफ एकदम क्लियर, मतलब तुरंत पढ़ते ही पता लग जाए, मतलब ये भी एक कला होती है। तो जो जितने अच्छे से मतलब फाइल करता है वो कर सकता है, मतलब खेलना आना चाहिए इससे। अगर आप लॉ के प्रोफेशन में हो तो आपको मतलब कैसे प्लेन फाइल करना है, ये जो ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसके साथ खेलना आना चाहिए। अगर आप चाहोगे कि ना समझ आए सामने वाली पार्टी को तो आप अकॉर्डिंगली प्लेन फाइल कर सको, या रिटन स्टेटमेंट समझ आए तो कैसे फाइल करना है तो अकॉर्डिंगली। तो हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लेंटिव जो है साफ साफ प्लेन में मेंशन करेगा कि उसे क्या रिलीफ चाहिए, ठीक है। एक तो डायरेक्ट सिंपली लिख देगा कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, और उसके बाद अल्टरनेटिव रिलीफ भी जो है वो प्लेंटिव क्लेम कर सकता है। अल्टरनेटिव रिलीफ भी जो रहता है कि मतलब सबसे पहले तो ओरिजिनल क्लेम लिखा रहता है कि मतलब मुझे ये रिलीफ चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसी रहती है कि प्लेंटिफ को लग रहा है कि मुझे ये नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या करेगा, एक और सेक्शन बना देगा और लिखेगा कि अल्टरनेटिव रेमेडी, अगर मुझे ये नहीं मिला तो एटलीस्ट ये तो मिल ही जाए, ठीक है। तो जो जनरल या फिर कोई नॉर्मल ऐसे रिलीफ रहते हैं उन्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कोर्ट खुद ही दे देती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा रिलीफ है जो कि आपने, मैं जनरल रिलीफ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिलीफ है, ठीक है, जो कि आपके केस से रिलेटेड है और आप उसे प्लेन में मेंशन नहीं करते हैं, तो कोर्ट जो है जनरली उस तरीके का रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता है, रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे रेमेडी मांग लिए कोर्ट से, तो हाँ कोर्ट जो है सारी रेमेडी नहीं देगा, कुछ पोर्शन दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कम रेमेडी लिखते हो और आपको एक्चुअली में ज़्यादा रेमेडी मिलनी होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो अल्टरनेटिव रिलीफ जो ये तो इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, मतलब मान लो मैं ओरिजिनली मांग कुछ और रही थी, मतलब लेकिन उसके बाद मैं अल्टरनेटिव में ये भी लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं, हो जाने दो इनकन्सिस्टेंट, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड ना हो, ठीक है, लॉ में उस तरीके की जो रिलीफ है वो मेंटेनेबल हो। तो जब प्लेन्ड ड्राफ्ट किया जाता है तो आपको क्या रिलीफ चाहिए बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर देना चाहिए, वरना नहीं लिखा होगा तो कोर्ट उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। तो ये सैंपल देख लो यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि अब मान लो प्लेन फाइल हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। जैसे ही कोर्ट प्लेन को एडमिट करती है, वो जो पार्टी है मतलब प्लेंटिफ उससे ये बोलेगी कि इसकी कॉपीज़ को प्रोड्यूस करे, और ये कहेगी कि डिफेंडेंट है उसे समन सर्व किया जाए, और साथ ही साथ वो प्लेंटिफ से ये बोलेगी कि जो जो भी रिक्विजिट फ़ी है समन को सर्व करने की वो लेगी, ठीक है, 7 दिन के अंदर देना होता है। अब हम इसका एक और चीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, कि क्या प्लेन को रिजेक्ट किया जा सकता है और कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें रूल 11 देखना होगा ऑर्डर 7 का। पहला है जहाँ पे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन के बारे में नहीं बता रहा हो। अब आप सोचो प्लेन फाइल की होता है, प्लेन इस वजह से फाइल होता है ना कि जो पार्टी है उसका किसी तरीके का लीगल राइट वायलेट हो और उसे रेमेडी चाहिए, राइट, मतलब कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है तो ही तो प्लेन फाइल होता है। और अब क्या हो रहा है, जो इंसान प्लेंटिव प्लेन फाइल कर रहा है वो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं मेंशन कर रहा, तो उस प्लेन का कोई मतलब बनता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है
कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है और समन भी नहीं देगी डिफेंडेंट को। जो प्लेंट रिजेक्ट होता है ना, या तो पूरा प्लेंट रिजेक्ट होगा या तो पूरा प्लेंट एक्सेप्ट होगा। ये नहीं कि इतना सा जो पार्ट है वो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात करे तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले, बाकी को रिजेक्ट कर दे। नहीं, ये नहीं अलाउड। या तो कोर्ट पूरा ही एक्सेप्ट करेगी या पूरा ही रिजेक्ट कर देगी। दूसरा ग्राउंड रिजेक्शन का ये है कि जो रिलीफ मांगा गया है वो अंडर वैल्यूड है। कोर्ट अगर देखेगी कि हाँ मतलब ये जो भी रिलीफ क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ प्लेंट के अंदर वो अंडर वैल्यूड है, तो कोर्ट टाइम देगी कि आप अमेंडमेंट कर लो। लेकिन फिर भी अगर उस प्लेंट में प्लेंटिफ अमेंडमेंट नहीं करता तो कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। तीसरा ग्राउंड ये है कि जो प्लेंट है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, तो कोर्ट टाइम देगी। ठीक है, कोर्ट टाइम देगी इसके लिए भी कि मतलब से सही कर लिया जाए और जो भी रिक्विजिट कोर्ट फी है वो दे दी जाए। लेकिन फिर भी पार्टी नहीं देती, ठीक है, मान लो कोर्ट टाइम भी एक्सटेंड कर रही है, नहीं देती तो रिजेक्ट ही हो जाएगा प्लेंट, और क्या। अगला है, मान लो वो जो सूट है जिसके लिए प्लेंट फाइल किया जा रहा है वो लॉ के थ्रू बार्ड है। मान लो कोई चीज़ लिमिटेशन की वजह से बार्ड है, ठीक है, कोई चीज़ का जो सूट है उसे फाइल नहीं किया जा सकता अंडर द लॉज ऑफ लिमिटेशन, तो कोर्ट उस प्लेंट को भी रिजेक्ट कर देगी। या फिर जहाँ पे प्लेंट डुप्लीकेट में नहीं फाइल हुआ है, या फिर जो प्लेंट है उसके अंदर स्टेचुटरी प्रोविजन के साथ कॉम्प्लाई नहीं किया। स्टेचुटरी प्रोविजन मतलब यहाँ पे रूल 9 की बात करी जा रही है, तो ऐसे ग्राउंड में भी जो प्लेंट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रूल 9 मैंने जस्ट अभी पढ़ाया ऊपर, ठीक है, जहाँ पे मैंने एडमिशन की बात करी थी कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा जब प्लेंट को एडमिट कर लिया जाता है। अब ये जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताया, ये ग्राउंड्स एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से ग्राउंड्स है जहाँ पे कोर्ट जो है प्लेंट को चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। जैसे इस केस में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे जो प्लेंट था वो किसी ऐसे पर्सन ने साइन कर दिया था जो कि ऑथराइज्ड नहीं था प्लेंटिफ के द्वारा। अब क्या होता है, कोर्ट समय देती है कि ये जो डिफेक्ट है इसे सही कर लिया जाए, पार्टी नहीं सही करती है तो कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर देगी। अब मान लो प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो क्या प्रोसीजर फॉलो होना है, तो इसकी बात रूल 12 में लिखी है। जब भी कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है उसे हम लोग ऑर्डर समझते हैं, ठीक है, और कोर्ट जो है इसका रीज़न लिखेगी कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। अब जब रिजेक्ट हो चुका है प्लेंट आपका, तो अब आपके पास क्या, अब आप आगे क्या कर सकते हो। देखो, अब आप आगे ये कर सकते हो, आप दोबारा से फ्रेश प्लेंट फाइल कर सकते हो, उस पर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो प्लेंट है ये जो ऊपर वाले कोई ग्राउंड्स दिए गए हैं उन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट होना चाहिए। तो अगर उन ग्राउंड्स पे आपका प्लेंट रिजेक्ट किया जाता है तो कोई बात नहीं, आपको जो है दोबारा से मौका मिलता है कि आप दोबारा से प्लेंट फाइल कर सकते हो, नया फ्रेश प्लेंट, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है जहाँ पे मतलब जो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है प्लेंट को, अगर आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील ले जाना चाहते हो तो आप अपील भी ले जा सकते हो, या तो नया प्लेंट फाइल कर दो या तो आप अपील भी ले जा सकते हो। सो हरे कृष्णा, इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।